क्लास 9th साइंस चैप्टर सेकंड नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास तक हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। इन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटे हैं, इसलिए ये लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर सकते और इसीलिए लाइट के पाथ को हम सॉल्यूशन के थ्रू जब लाइट पास होती है तो उसे देख नहीं सकते। और हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को अगर रख दें काफी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड तो सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब सॉल्यूशन स्टेबल है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे वो इसके बाद है, नीचे आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूशन के अंदर किस रेशियो में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी को हम कंसंट्रेशन से जो है। देखो अब कंसंट्रेशन मतलब आप सिंपली समझ सकते हो, अगर एक गिलास पानी में आपने चीनी शुगर मिलाना शुरू कर दिया है तो जैसे जैसे आप ज्यादा शुगर मिलाते जाओगे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन एक लिमिट आ जाएगी जब हम कहेंगे when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature। एक लिमिट आएगी जब आप और ज्यादा शुगर जो है वाटर में डिसोल्व नहीं कर पाओगे, उस टाइम हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उस टाइम क्या कहेंगे हम उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 11 मैं नीचे लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन 11, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहें? तो आंसर यही है, when no more solute can be dissolved in a solution। जब सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर शब्द क्यों दिया है यहाँ पे। आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाना शुरू करो, आप जब 6-7 चम्मच चीनी मिला लोगे तो उसके बाद चीनी मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन उसी टेम्परेचर पे बंद होगी। आप उस पानी को गर्म करोगे तो और ज्यादा चीनी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इन द सेंस ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। गर्म होने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन यही है, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट द इफेक्ट ऑफ temperature on saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। तो टेम्परेचर कोई दो इफेक्ट होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। मैं दोनों के एग्जांपल तुम्हें समझाऊंगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का तो मैंने बता दिया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा सोल्यूट यानी चीनी उसमें डिसॉल्व हो सकती है। अब टेम्परेचर कम होने का क्या एग्जांपल है? आप लोगों ने रसगुल्ले खाए होंगे। रसगुल्ले को जब आप परचेज करके लाए, कुछ खा लिए, कुछ आपने फ्रीज में रख दिए। जब आप फ्रीज में से दोबारा खाते हो तो वो वैसा नहीं होता जैसा आप परचेज करके लेके आए। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हुआ, उसके अंदर जो शुगर है वो उसके सरफेस पे आ जाती है। आपको ध्यान होगा कि अब उस रसगुल्ले के सरफेस पे चीनी आ गई है। ठंडा होने के बाद रसगुल्ले के सरफेस पे चीनी आ जाती है। तो हम इसे क्या कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, बट ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूट कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सोल्यूट जो है सॉल्यूशन में से बाहर आ जाता है। तो ये याद रखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बार बार वीडियो सुन के ही आपको ये याद रखना पड़ेगा। या साथ साथ लिख सकते हो, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर
solute comes out from the saturated solution, saturation point डिक्रीज हो जाता है, सोल्यूट उसमें से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी, मैंने सर्कल किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्यूबिलिटी पे ही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, डिफाइन सोल्यूबिलिटी, डिफाइन सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी वो सोल्यूट है जो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिक्स हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन है, देखना, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना शुगर डिजोल्व हुआ, 3 चम्मच 4 चम्मच, उसका जो अमाउंट है उसी को हम सोल्यूबिलिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, दिस की जगह गिवन लिख लेना, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट हम सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा सोल्यूबिलिटी, यानी ज्यादा आप सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, टेम्परेचर कम होगा तो कम सोल्यूबिलिटी, यानी कम सोल्यूट आप जो है उसमें डिसॉल्व कर पाओगे। तो ये तो था सैचुरेटेड। इसके बाद नीचे एक शब्द अंडरलाइन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां से ऊपर जो लिखा है मैंने, व्हेन नो मोर सोल्यूट लिखा हुआ है ना, व्हेन नो मोर, तो नो काट दोगे, काटना मत वैसे, क्योंकि काटते ही वो अनसैचुरेटेड के डेफिनेशन हो जाएगी, अभी तुमने सैचुरेटेड की मार्क की हुई है। तो अगर नो हटा के आप इसे तो पढ़ोगे व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। ना डिसॉल्व हो सके तो सैचुरेटेड, और डिसॉल्व हो सके तो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब भूखा, सैचुरेटेड मतलब पेट भरा हुआ। तो जिसका पेट भरा हुआ वो और ज्यादा नहीं खा सकता, और जो भूखा है वो और ज्यादा जो है वो खा सकता है। तो सैचुरेटेड में और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन 14 लिख लो, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सोल्यूबिलिटी, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दो फॉर्मूले हैं। यूज कौन सा होना है बाद में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं अगले पेज। देखो बेटा, ये जो दो फॉर्मूले, दो मेथड है, इन्हीं दो मेथड पे क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से भी जो फर्स्ट मेथड है इसी पे आपका मेन क्वेश्चन आएगा। ये फर्स्ट वाला ही आपका मेन है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी कंसंट्रेशन का ही मेथड है। फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, और मास बाय वॉल्यूम में ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, बाकी सबसे। ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल 2.1 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क कर लो, टीचर इसे 100% देते हैं आपको पेपर में। बहुत आसान है, समझ के देखना। ये कहता है आपके पास किसी सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सोल्ट है, 40 ग्राम कॉमन सोल्ट, यानी ये क्या है, ये आपके पास सोल्यूट है, सोल्यूट 40 ग्राम, और 320 ग्राम वाटर है। तो ये 320 ग्राम क्या है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दे दिया। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, यानी पहले वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट तो आपके पास 40, ऊपर 40 लिख दोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी इन दोनों को प्लस करोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो 320 प्लस 40 360 हो जाएगा, नीचे 360 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखो कैसे किया हुआ है। सबसे पहले तो शो कर दो कि मास ऑफ सोल्यूट यानी सोल्ट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 40 प्लस 320 360 ग्राम, मास परसेंटेज सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100,
सोल्यूट आपके पास 40 ग्राम था, सॉल्यूशन आपके पास 360 ग्राम है, दोनों को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100 लिख दो, सोल्व करके आंसर आ गया 11.1%। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा सस्पेंशन। मैंने बताया था सॉल्यूशन तीन तरह, मिक्सचर तीन तरह के हो गए, एक सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस को आप लिखोगे हेट्रोजीनियस, नॉन होमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, जैसे कि एक्टिविटी में इसने दिखाया था, आप खुद समझ सकते हो कि अगर चावल के अंदर चीनी मिला दें, गेहूं और चावल मिला दें, मिट्टी को पानी के अंदर मिला दें, मतलब जो चीजें अपने आप में मिक्स नहीं होती, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solute particle do not dissolve but remain suspended throughout in the bulk in the medium. Particle of a suspension visible to the naked eyes. छोटे छोटे पत्थर उठा के आप पानी में डाल दो, वो सस्पेंशन हो जाएगा। तो आप सस्पेंशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर सकते हो। क्वेश्चन आपका 14 के बाद, क्वेश्चन 14 तो न्यूमेरिकली हो गया था, तो क्वेश्चन ये 15 है, न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन 14 लिख ली। अच्छा क्वेश्चन 14 हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 15 लिख लो, न्यूमेरिकल को वैसे एज इट इज ऐड कर लेना। तो व्हाट इज सस्पेंशन आपके पास आ गया। क्वेश्चन 16 आप लिखो, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, जैसे कि सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टियां लिखी थी, ऐसी सस्पेंशन की। पहला हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होगी। दूसरा साइज, जैसे सॉल्यूशन में साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पे साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, तो यहाँ पे लिखोगे सस्पेंशन पार्टिकल्स आर मोर देन 100 नैनोमीटर। तो सस्पेंशन पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर से कम, तो सस्पेंशन का साइज, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। आप इन्हें आंखों से देख सकते हो, अगर पत्थर आप पानी में डाल दोगे तो आप आराम से उसे देख पाओगे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। फोर्थ, इनके पार्टिकल बड़े हैं, इसीलिए लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं, और इसीलिए लाइट जब सस्पेंशन पार्टिकल से जाती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, तो यहाँ पे पाथ विजिबल होगा। फिफ्थ, अगर सस्पेंशन को रख दो तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल है नीचे जम जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसे गिलास में मिट्टी मिलाओ, थोड़ी देर रख दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है, जब उसे बिना डिस्टर्ब किए रख दोगे। इसका मतलब सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो ये फिफ्थ था। सिक्स्थ, लास्ट में यहां से, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन से सस्पेंशन के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो, सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट, मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर पानी में मिलाओगे तो फिल्टर करके आप उन्हें अलग कर सकते हो। तो 6 पॉइंट आपके यहाँ पे सस्पेंशन के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 17 बनता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, एक एग्जांपल इसमें ध्यान देना, मिल्क। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क का आप एक एग्जांपल याद रखो, मिल्क। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क क्या है, सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों के बीच की कड़ी मिल्क है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच की कड़ी है।
उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। यहां से याद करना, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये होमोजीनियस दिखाई देता है, मिल्क होमोजीनियस दिखाई देगा आपको, देखने में ऐसा लगेगा होमोजीनियस है, बट एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ये हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जांपल मिल्क, होमोजीनियस ऐसा लगेगा हर जगह एक जैसी कंपोजिशन है, लेकिन उसके मिल्क के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और उन वो अलग अलग जगह अलग अलग है, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस। पार्टिकल के स्मॉल साइज की वजह से कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, आप इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये पार्टिकल इजीली बीम को स्कैटर कर सकते हैं, और स्कैटर करने की वजह से उसका जो पाथ है वो दिखाई दे जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, और इस इफेक्ट को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। टिंडाल इफेक्ट मार्क करना भाई। तो अगला क्वेश्चन यही है आपके पास, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 लिख लो, व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट। तो इसका आंसर आप यहां से मार्क कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज colloidal particle we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter beam of visible light as observed in the activity card though. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect। और ये scattering of, अगर छोटा करना है तो यहां से कर लो, scattering of beam of light by colloidal particle is called Tyndall effect। और अगर बड़ा करना तो ये पूरा याद कर लो, जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होकर जाएगी तो कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देंगे, और इसी इफेक्ट को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया था उसके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया। आप इसे और जगह भी देख सकते हो, आपका रूम बंद है, उसमें एक छेद में से अंदर रोशनी आ रही है, अंदर अगर धूल है तो उस रोशनी का पूरा रास्ता आपको दिखाई देगा, उसके रास्ते में धूल उड़ती हुई दिखाई देगी, तो वो टिंडाल इफेक्ट है। क्योंकि रास्ते में जो भी धूल के पार्टिकल है, कण है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं और वो लाइट आपकी आई तक पहुंचती है, पूरा जो लाइट का पाथ है वो आपको दिखाई दी जाएगा। इसमें देखो ये टॉर्च है, पहले ये है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, जो टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। इसमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, लाइट का पाथ ये है, इसके अंदर नहीं दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, और ये सस्पेंशन इसके अंदर भी दिख रहा है। सेकंड वाला है वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क, तो ये वाटर और मिल्क मिला हुआ है, इसका मतलब ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन शोज द टिंडाल इफेक्ट। So this happens due to the scattering of light by the particle of dust and smoke in the air। तो यही स्कैटरिंग ही टिंडाल इफेक्ट है, इसे समझ गए होंगे शायद, आप इसे आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ टिंडाल इफेक्ट कैन ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट, ऊपर से सनलाइट आती है तो यहाँ भी लाइट का पाथ हम देख सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, मिस्ट ओस धुंध, वो वाटर ड्रॉपलेट है जो कोलाइडल पार्टिकल की तरह से काम करते हैं एयर के अंदर, और वो सनलाइट को डिस्पर्स करेंगे, जिसकी वजह से उनका पाथ हमें दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 हो गए थे, क्वेश्चन 19, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड की प्रॉपर्टियां लिखो। अब जैसे हमने पहले सॉल्यूशन की लिखी, फिर सस्पेंशन की लिखी, अब कोलाइड की प्रॉपर्टियां। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ऊपर लिखो, मैंने लिखी हुई है, देखना, साइज ऑफ द कोलाइड पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर
200 नैनोमीटर। देखो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 से छोटा, सस्पेंशन का 100 से बड़ा। तो जिन पार्टिकल का साइज 1 और 100 के बीच में उन्हें हम कोलाइड सॉल्यूशंस कहेंगे। तो साइज ऑफ द कोलाइड्स आर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी यहां लिखी है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल। इतने छोटे हैं कि हमें नेक्ड आई से हम इन्हें देख नहीं सकते। छोटे होने की वजह से हम इन्हें, साइज छोटा होने की वजह से हम इन्हें नेक्ड आई से देख नहीं सकते। फोर्थ करेक्ट, छोटा तो है लेकिन फिर भी इतना बड़ा है कि लाइट को तो स्कैटर कर सकता है। जैसे सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, बहुत छोटा था, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता था, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इसीलिए इनके थ्रू पास जब लाइट होती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। फिफ्थ, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर इन्हें रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए दे आर क्वाइट स्टेबल। ये भी स्टेबल है, सॉल्यूशन भी स्टेबल है, कोलाइड भी स्पेशल है, स्टेबल है, बस सस्पेंशन ही स्टेबल नहीं है। तो 5 प्रॉपर्टियां इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी जरा टॉप में देखो, दे कैन नॉट, ये 6th प्रॉपर्टी, सेपरेट करने के लिए दे कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत है इन्हें सेपरेट करने के लिए, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से कोलाइडल पार्टिकल को आप सेपरेट कर सकते हो। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आप इस मिक्सचर को किसी कंटेनर में डाल के गोल गोल घुमाते हो बड़ी स्पीड से। जैसे कि कपड़े धोने वाली मशीन में जब कपड़ों से पानी को सेपरेट करना होता है तो उन्हें बहुत गोल गोल घुमाया जाता है, तो सारा वाटर कपड़ों में से निकल जाता है। इसी तरह से रोटेशन, स्पीड में जो रोटेशन है उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन से ही आप कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो। मिल्क से क्रीम निकालना आप सबको पता होगा। मिल्क से क्रीम निकालने के लिए रई का इस्तेमाल होता है, मशीनें वगैरह वो मिल्क को चर्न करते हैं, चर्निंग। तो चर्न करने का तो उसे रोटेट कराती है बड़ी स्पीड से। तो रोटेट कराने में जो लाइट पार्टिकल हैं वो तो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल नीचे। तो क्रीम हल्की होती है इसलिए क्रीम सरफेस पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यहाँ पे लिख रहा हूं क्वेश्चन 20। डिफाइन फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ये दोनों चीजें डिफाइन करनी है। डिस्पर्स्ड फेज और सेकंड आपका डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों चीजें डिफाइन करनी है। तो जैसे सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना था, सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। सॉल्वेंट, सोल्यूट यानी कम जो अमाउंट में, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में, यही हमने पढ़ा था। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलके बना है। तो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है, सोल्यूट जैसे, उन्हें तो डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। जो सोल्यूट जैसे कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड फेज, इसलिए मैंने पहले डिस्पर्स्ड फेज लिखा और यहाँ सोल्यूट लिखा है। और जो सॉल्वेंट का काम करता है, जो डिस्पर्स फेज को अपने अंदर सस्पेंडेड करा लेता है, उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। तो कोलाइड्स को सेपरेट किया जाता है डिपेंडिंग कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का नेचर क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये टेबल है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेबल पूरी आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स दे रखे हैं।
कोलाइड में ये डिस्पर्स फेज है जो कम मात्रा में होते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम जो ज्यादा, जो इनको अपने अंदर डिसोल्व करते हैं। और ये कोलाइड्स के टाइप है, नाम, और ये इनके एग्जाम्पल है कोलाइड्स के। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे फॉग दे दिया, कह रहा फॉग में डिस्पर्स फेज बताओ क्या होगा, तो लिक्विड आंसर है। डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, और ये किस टाइप का कोलाइड है, एरोजोल है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए आपके। तो अच्छा है कि आप ये पूरी टेबल याद कर लो। कैसे याद करोगे, आप यहाँ देखो, आपके पास पहले तो ये याद करो, ऊपर पहले डिस्पर्स फेज लिखना है, फिर मीडियम, फिर टाइप, और फिर एग्जाम्पल। तो डिस्पर्स फेज में पहले आप लिक्विड लिखा हुआ देखो, लिक्विड सॉलिड गैस, फिर आपका लिक्विड सॉलिड गैस, और फिर लिक्विड और सॉलिड। तो इस तरह से लाइन से याद हो जाएगी पूरी, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड और सॉलिड, 8 है टोटल। 3 लिक्विड सॉलिड गैस, फिर 3 लिक्विड सॉलिड गैस, फिर लिक्विड और सॉलिड। तो आराम से याद हो जाएंगे। यहां देखो, यहाँ पे अब गैस से शुरू किया है, पहले 2 गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। यानी आपने क्या किया, थर्ड से शुरू किया, थर्ड। ये लास्ट में 2 एक्स्ट्रा थे ना, तो शुरू में 2 एक्स्ट्रा छोड़ दिए, तो 2 छोड़ के तीनों लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर ऊपर आगे गैस और गैस। तो लिक्विड सॉलिड गैस, 2 के बाद थर्ड से शुरू करना है, 3 लिक्विड 3 सॉलिड, फिर ऊपर के 2 गैस। फिर टाइप देखना, ये जो 2 गैस थे, जो 2 गैस है, मीडियम गैस है, इसलिए एरो एरो एयर से ध्यान आ रहा है ना कुछ, एयर, तो एयर से गैस यानी एयर, और एयर से ही मिलता जुलता एरो सोल, एरोसोल, तो दोनों का नाम है एरोसोल। दोनों जो गैस वाले हैं, इन गैस वाले कोलाइड्स का नाम दे दिया एरोसोल। तो जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि कोई डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो उसका नाम एरोसोल रख दो। फिर ये 3 जिनके लिक्विड 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 है, यहाँ पे गैस लिक्विड सॉलिड है, तो जब गैस लिक्विड में मिक्स हो जाती है तो फोम बनता है, फोम, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है। आपकी गैस लिक्विड में मिक्स हो गया तो साबुन, शेविंग क्रीम। फिर जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स होगा तो उसे इमल्जन कहते हैं, इमल्जन, इसे याद रखना भाई। मिल्क, फेस क्रीम, लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स हो रखे हैं इनमें। जब सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स होगा तो सोल, सोल SO मतलब सॉलिड, और लास्ट का L यानी लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, SOL, सॉलिड इन लिक्विड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो गया है। थर्ड, गैस सॉलिड में मिक्स होने से बना आपके पास फोम, लिक्विड सॉलिड में मिलने से जेल, और सॉलिड सॉलिड में सॉलिड सॉलिड। ये इनके एग्जांपल, पूरी टेबल आपको याद करनी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, ठीक है।